Hello everyone. Today we are going to discuss paper code BSOC 105 Political Sociology. आज हम इसके कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि आपके दिसंबर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इस वीडियो को पूरा देखेंगे। अगर आपको आज की क्लास पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप लोगों को इस सब्जेक्ट के रिलेटेड गेस्ट पेपर परचेज करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, सिंपली गूगल में जाएंगे shop.hindustanknowledge.com। ठीक है, ये हमारा वेबसाइट है, आप इस पे चले जाइए, आपको ऐसा इंटरफेस दिख जाएगा। ठीक है, आपको फिर यहाँ पे सर्च कोड का ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पे आपका जो भी पेपर कोड है, जैसे अभी हम देखेंगे BSOC 105, ये देखिए आपको यहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों में ही क्या है, गेस्ट पेपर अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, आपको यहाँ पे बाय नाउ का ऑप्शन दिखेगा, आप वहाँ से बाय नाउ करके ठीक है गेस्ट पेपर्स को परचेज कर सकते हैं। अगर आपको हमारी यहाँ से वेबसाइट से गेस्ट पेपर्स को परचेज करने में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप क्या करेंगे, आप सिंपली हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर देंगे। ठीक है, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9580023321। ठीक है, आप हमें इस पे मैसेज करके क्या कर सकते हैं, गेस्ट पेपर परचेज कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप गेस्ट पेपर और ये वीडियो को पूरा कर लेते हैं तो क्या है, आप आसानी से अपने एग्जाम को क्लियर कर लेंगे। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नेंस। आपको क्या बताना है कि गवर्नेंस क्या होता है। सो इंट्रोडक्शन देंगे पहले। गवर्नेंस मीन्स द वे अ कंट्री ऑर्गेनाइजेशन और अ कम्युनिटी इज मैनेज। गवर्नेंस का मतलब होता है कि हम कैसे किसी कंट्री को, किसी ऑर्गेनाइजेशन को और कम्युनिटी को मैनेज करते हैं। सो ये इंक्लूड करता है सिस्टम्स, रूल्स, प्रोसेसेस एंड डिसीजंस, जिनके थ्रू क्या होता है, जो लोग होते हैं वो अपनी अथॉरिटी को रन करते हैं। ठीक है, अथॉरिटी क्या करते हैं, अपने पब्लिक अफेयर्स को और रिसोर्सेज को रन करती है। सो गवर्नेंस फोकसेस not only on government but also on how different groups like citizens, private companies and civil society participate in decision making। यानी कि जो आपका गवर्नेंस है वो सिर्फ गवर्नमेंट पे फोकस नहीं करता है बल्कि डिफरेंट ग्रुप्स पे फोकस करता है, जैसे कि सिटीजन्स हो गए, प्राइवेट कंपनीज हो गए, सिविल सोसाइटी हो गए, ये सब क्या करते हैं, आपके पार्टिसिपेट करते हैं डिसीजन मेकिंग में। सिंपल वर्ड्स में बोलें तो गवर्नमेंट गवर्नेंस क्या है आपका, इज ऑल अबाउट द थिंग्स, हाउ थिंग्स आर रन एंड हाउ डिसीजंस आर मेड टू बेनिफिट द पीपल। यानी कि कैसे हम चीज़ों को चला रहे हैं, कैसे डिसीजंस बनाए जा रहे हैं ताकि लोग क्या हो, बेनिफिट हो। नाउ वी विल लुक एट द मीनिंग ऑफ गवर्नेंस। सो द टर्म गवर्नेंस इज ब्रॉडर देन द गवर्नमेंट। जो आपका जो टर्म है गवर्नेंस, ये क्या है, ब्रॉडर है गवर्नमेंट से। सो वाइल गवर्नमेंट रेफर्स टू इंस्टीट्यूशंस लाइक पार्लियामेंट, मिनिस्ट्रीज और लोकल बॉडीज। गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है, जैसे कि इंस्टीट्यूशंस हो गए, जैसे पार्लियामेंट हो गया, मिनिस्ट्रीज हो गए, लोकल बॉडीज हो गए। गवर्नेंस क्या करता है आपका, इंक्लूड करता है ऑल द इंटरैक्शंस एंड कोऑपरेशंस बिटवीन गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट एक्टर्स। सो इट एम्फसाइजेस ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, पार्टिसिपेशन एंड इफेक्टिवनेस इन द फंक्शनिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन। तो आपका गवर्नेंस क्या करता है, एम्फोसाइज करता है ट्रांसपेरेंसी को, अकाउंटेबिलिटी को, पार्टिसिपेशन और इफेक्टिवनेस को। गवर्नेंस इज नॉट only about making laws but also about implementing them properly। गवर्नेंस का मतलब क्या है, सिर्फ लॉज बनाना नहीं है बल्कि उनको इम्प्लीमेंट करना है प्रॉपरली। सो ये इंश्योर करता है कि जितनी भी पब्लिक सर्विसेज हैं, जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ, वाटर सप्लाई और सिक्योरिटी, ये क्या हो, ये लोगों को तक पहुंचे फेयरली एंड एफिशिएंटली। नाउ वी विल लुक एट सम की फीचर्स ऑफ गवर्नेंस। फर्स्ट इज ट्रांसपेरेंसी। गवर्नेंस रिक्वायर्स ओपननेस इन डिसीजंस एंड एक्शंस। गवर्नेंस में क्या होता है, ओपननेस होती है डिसीजन में और एक्शंस में। सो व्हेन इंफॉर्मेशन इज इजीली अवेलेबल टू पीपल, करप्शन रिड्यूसेस, द ट्रस्ट इंक्रीजेस। अकाउंटेबिलिटी, लीडर्स एंड ऑफिशियल्स मस्ट टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द डिसीजंस। यानी कि लीडर्स और ऑफिशियल्स को क्या करना चाहिए, जो भी वो रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, मतलब जो भी वो डिसीजंस लेते हैं उनके लिए उनको रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। सो इफ दे मेक मिस्टेक्स और मिसयूज पावर, यानी कि अगर वो मिस्टेक्स करते हैं या फिर पावर को मिसयूज करते हैं, सो दे शुड बी आंसरेबल टू द पब्लिक एंड द लॉ। नाउ पार्टिसिपेशन, गुड गवर्नेंस एनकरेजेस पीपल टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग। गुड गवर्नेंस क्या करता है आपका, पार्टिसिपेट करता है, ठीक है, एनकरेज करता है लोगों को पार्टिसिपेट करने में इन डिसीजन मेकिंग। सो दिस मे बी डन थ्रू इलेक्शन, पब्लिक मीटिंग और फीडबैक सिस्टम। रूल ऑफ लॉ, गवर्नेंस वर्क्स बेस्ट व्हेन रूल्स आर अप्लाइड क्विकली टू इक्वली टू एवरीवन। यानी कि गवर्नेंस कब बेस्ट वर्क करता है, जब रूल्स को क्या करते हैं हम, अप्लाई करते हैं इक्वली टू एवरीवन। सो नो वन इज अबव द लॉ एंड जस्टिस इज डिलीवर
फेयर एंड क्विकली, यानी कि कोई भी क्या है लॉ के ऊपर नहीं आता है, और जस्टिस क्या है फेयरली और क्विकली डिलीवर होती है। एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, रिसोर्सेज जैसे कि मनी, टाइम, मैन पावर, इनको यूजली जो हमें इनको जो है वाइजली यूज करना चाहिए। गुड गवर्नेंस क्या करती है, ये इंश्योर करती है कि जो पब्लिक सर्विसेज हैं वो डिलीवर्ड हो रहे हैं विदाउट एनी डिले और वेस्ट। इक्विटी एंड इंक्लूसिवनेस, everyone including the poor, women, minorities and vulnerable group should receive equal opportunities and access to services, यानी कि सबको क्या होना चाहिए, equal opportunities और access होना चाहिए services के लिए। Now we will look at the importance of governance. Good governance is essential for the development of any country, यानी कि good governance क्या है, बहुत ही essential है किसी भी country के development के लिए। ये help करता है poverty को reduce करने में, इकोनॉमिक ग्रोथ को एनकरेज करने में, पीस को मेंटेन करने में और डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने में। सो इट बिल्ड्स ट्रस्ट बिटवीन द सिटीजन्स एंड द गवर्नमेंट, ये क्या करता है ट्रस्ट को बिल्ड करता है बिटवीन सिटीजन्स एंड द गवर्नमेंट। When governance is strong, public welfare schemes reach people on time, corruption क्या होता है डिक्रीज होता है, and overall quality of the life improves. So in conclusion we can say that governance is the way of a society organizes itself to make decisions and solve problems. Governance क्या है, एक वे है सोसाइटी का, जैसे सोसाइटी खुद को ऑर्गेनाइज करती है डिसीजन मेकिंग के लिए और प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। ये क्या होता है, ये बेस्ड होता है ट्रांसपेरेंसी पे, अकाउंटेबिलिटी पे, पार्टिसिपेशन पे और फेयरनेस पे। गुड गवर्नेंस क्रिएट्स अ स्टेबल एंड प्रोग्रेसिव सोसाइटी वेयर एवरी सिटीजन कैन लिव विद डिग्निटी एंड सिक्योरिटी। तो यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही में हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहाँ पे आपको क्या है सारी क्लासेस की अपडेट मिलती रहेंगी। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन मार्क्सिस्ट व्यू ऑन स्टेट, यानी कि मार्क्सिस्ट का क्या व्यू था स्टेट पे। सो द मार्क्सिस्ट व्यू ऑन स्टेट इज एन इम्पॉर्टेंट आइडिया इन पॉलिटिकल थ्योरी, यानी कि जो आपका मार्क्सिस्ट व्यू है ऑन द स्टेट, ये एक इम्पॉर्टेंट आइडिया है पॉलिटिकल थ्योरी का। According to Karl Marx and Friedrich Engels, the state is not a neutral body working for everyone equally. Instead, it is a tool created by the economically powerful class to protect its own interest. यानी कि कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स के द्वारा क्या है ये बताया गया है कि जो स्टेट है वो एक न्यूट्रल बॉडी नहीं है, ठीक है, बल्कि ये क्या है एक टूल है जो इकोनॉमिकली पावरफुल क्लास ने क्रिएट किया है ताकि वो अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सकें। तो मार्क्सिज्म क्या करता है, एक्सप्लेन करता है दैट स्टेट एज अ रिजल्ट ऑफ द क्लास डिविजन इन द सोसाइटी। Origin of the state. Marxists believe that the state did not exist in early, simple societies where there was no private property and no class differences. Marxists ये believe करते हैं कि स्टेट क्या है पहले एग्जिस्ट नहीं करता था सिंपल सोसाइटीज में, जब क्या होता था प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट नहीं था और जब कोई क्लास डिफरेंस नहीं था। पीपल लिव टुगेदर, शेयर्ड रिसोर्सेज एंड हैड नो रूलर्स, यानी कि पहले क्या होता था लोग साथ में रहते थे, रिसोर्सेज को शेयर करते थे और उनका कोई रूलर भी नहीं होता था। बट वेन प्राइवेट प्रॉपर्टी एमर्ज, पर जब प्राइवेट प्रॉपर्टी एमर्ज हुई तो सोसाइटी क्या हुई, क्लासेस में डिवाइड हो गई। सम पीपल ओन लैंड एंड वेल्थ while others had very little. So because of these conflicts, state was created to control these class struggles. Thus for Marxist, the state is a product of economic inequality. Marxist के लिए क्या है, जो state है आपका वो क्या है, एक product है economic inequality का। It appears when society becomes divided into exploiting and exploited class, ठीक है। अब हम देखेंगे state as an instrument of the ruling class. Marx and Engels argued that the state mainly works for the ruling class which controls the economy. Marx और Engels ये argue करते हैं कि state क्या करता है, mainly ruling class के लिए work करता है जो कि economy को control करते हैं। Example के लिए in feudalism the state protected the interest of kings and landlords. Feudalism में क्या होता था, state interest को जो भी kings और landlords होते थे उनके interest को protect करता था। In capitalism, the state protects the interest of bourgeoisie, that is the owners of the factories, lands and businesses. So the state uses laws, police, army and courts to maintain the existing economic system. State क्या करते हैं, laws, पुलिस, आर्मी, कोर्ट्स को यूज करते हैं ताकि वो मेंटेन कर सके इकोनॉमिक सिस्टम को. So even though the state appears neutral, its policies usually help the wealthy class by protecting private property and supporting the conditions that allow profit making. Role of the state in capitalism.
Under capitalism, the state ensures that workers keep working for wages while capitalists earn profit. कैपिटलिज्म के अंदर हम क्या देखते हैं, जो स्टेट होता है वो इंश्योर करता है कि जो वर्कर्स हैं वो वर्क करते रहे वेजेस के लिए, और जो कैपिटलिस्ट हैं वो प्रॉफिट को अर्न करते हैं। तो ये मैनेज करता है कॉन्फ्लिक्ट को, बट नेवर चैलेंजेस द इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। सो इन दिस वे जो स्टेट होता है वो दैट बिकम्स एन इंस्ट्रूमेंट फॉर प्रोटेक्टिंग द कैपिटलिज्म एंड रिड्यूसिंग द थ्रेट्स फ्रॉम वर्कर्स मूवमेंट। So Marxists believe that real challenge is not possible through state reforms because the state itself is tied to the capitalist interest। यानी कि जो स्टेट होता है आपका वो क्या होता है, कैपिटलिस्ट इंटरेस्ट में टाइड होता है। Withering away of the state, Marxists hope for a revolution led by the working class. After overthrowing capitalism, they aim to establish a socialist state which will be temporary. मार्क्सिस्ट होप करते हैं एक रेवोल्यूशन के लिए जो कि वर्किंग क्लास के द्वारा लेड किया जाएगा। सो आफ्टर जैसे उन्होंने ओवरथ्रो कर दिया था कैपिटलिज्म को, तो वो एम करते हैं कि वहाँ पे एक सोशलिस्ट स्टेट को स्टैब्लिश करेंगे जो कि टेम्पररी होगा। So this new state will represent the working class and the work to end economic inequalities. So once a classless communities, so once a classless communist society is achieved, so where there is no exploitation and no private property, the state will become unnecessary। यानी कि अगर एक बार एक क्लासलेस या फिर कम्युनिस्ट सोसाइटी अचीव हो जाएगी जहाँ पे कोई एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगा, जहाँ पे कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होगी, तो स्टेट क्या हो जाएगा, अननेसेसरी बन जाएगा। सो इट विल स्लोली विदर अवे because there will be no class conflict to control. Now we will move to the next question. Critically examine the relationship between state and citizenship। यानी कि आपको क्या बताना है कि स्टेट और सिटीजनशिप के बीच में क्या रिलेशनशिप है। सो द रिलेशनशिप बिटवीन द स्टेट एंड सिटीजनशिप is one of the most important ideas in the political science. So both concepts depends on each other। यानी कि जो दोनों कॉन्सेप्ट होते हैं वो एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं, पर जो इनका जो कनेक्शन है वो कॉम्प्लेक्स है और समटाइम्स प्रॉब्लमेटिक भी होता है। Citizenship defines who belongs to a state, while the state provides rights, protection and responsibilities to its citizens। सिटीजनशिप क्या करता है आपका, ये डिफाइन करता है कि कौन स्टेट को बिलोंग करता है। वाइल द स्टेट प्रोवाइड्स राइट्स, यानी कि स्टेट क्या करता है, आपको राइट्स प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन देता है और रिस्पॉन्सिबिलिटीज प्रोवाइड करता है टू इट्स सिटीजन। सो बिलो इज अ क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ दिस रिलेशनशिप। फर्स्ट वी विल लुक एट द meaning of the state and citizenship. So a state is a political organization that has a fixed territory, population, government and sovereignty. It makes laws and maintain order। यानी कि स्टेट क्या होता है आपका, एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसकी एक फिक्स टेरिटरी होती है, पॉपुलेशन होती है, गवर्नमेंट होती है और सॉवरेनिटी होती है। ये लॉज को बनाते हैं और ऑर्डर को मेंटेन करते हैं। जबकि जो सिटीजनशिप होता है दैट रेफर्स टू द लीगल एंड पॉलिटिकल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल्स हु आर रिकॉग्नाइज्ड एज मेंबर ऑफ द स्टेट। सिटीजन क्या करते हैं, ये सर्टेन राइट्स को एंजॉय करते हैं जैसे कि फ्रीडम हो गया, इक्वलिटी हो गया, सोशल बेनिफिट्स हो गया, और इनकी कुछ ड्यूटीज भी होती हैं जैसे कि ओबेइंग लॉज, paying taxes and participating in democracy. Now we will look how state and citizenships are connected. So the connection between the states and its citizens is in two way. First is state grant citizenship, that a person becomes a citizen because the state gives them legal recognition। Without a state, citizenship cannot exist। यानी कि अगर state नहीं होगा तो citizenship भी exist नहीं करेगी। Citizen gives legitimacy to the state। The strength of a state depends on the support and participation of its citizens। यानी कि जो state की strength होती है वो depend करती है citizens के support और participation पे। So when people accept the authority of the government and follow the laws, the state becomes stable। Rights and duties. Citizenship ensures that individuals receive rights from the state. In return, citizens must follow responsibilities such as voting, respecting laws and contributing to national development। Citizenship क्या ensure करती है कि individuals क्या करें, राइट्स को रिसीव करें फ्रॉम द स्टेट, और इन रिटर्न में वो क्या चाहते हैं कि जो सिटीजन्स हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फॉलो करें अपनी, जैसे कि वोटिंग हो गया, लॉस को रिस्पेक्ट करना हो गया, एंड कंट्रीब्यूटिंग टू द नेशनल डेवलपमेंट। Now we will look at the critical view of the relationship. Although the relationship looks simple, इनके बहुत सारे challenges हैं। First is exclusion and inequality। The states decide who is a citizen और who is not। यानी कि state decide करता है कि कौन citizen है और कौन citizen नहीं है। So this can sometimes lead to discrimination। Groups जैसे कि migrants, refugees और minority communities होती हैं, इनको difficulties होती हैं
in getting citizenship or equal rights. State control versus individual freedom. Sometimes state misuse their power, यानी कि कभी कभी क्या होता है, स्टेट अपनी पावर को मिसयूज करते हैं. ये क्या करते हैं कभी कभी, they may limit freedom of speech, restrict movement or monitor citizens. So this creates tension between the state authority and individual liberty. Third is changing nature of citizenship. Globalization has changed the meaning of citizenship. यानी कि ग्लोबलाइजेशन ने क्या किया है, सिटीजनशिप का मतलब को चेंज कर दिया गया है. People often live, work or study in countries other than their own. So dual citizenship, statelessness and global human rights have made the relationship more complicated. यानी कि जो dual citizenship होती है आपकी या फिर global human rights है, इन्होंने क्या किया है, इस relationship को और complicated बना दिया है. Democratic versus non-democratic states. In democratic state, citizenship is stronger because people can participate in politics. यानी कि democratic states में क्या होता है, जो citizenship होती है वो stronger होती है क्योंकि जो लोग होते हैं वो politics में participate कर सकते हैं. Non-democratic states में क्या होते हैं, citizens के पास बहुत fewer rights होते हैं और उनकी less power होती है अपने government को influence करने की. Now we will look at the conclusion. So the relationship between the state and citizenship is essential but complicated. यानी कि जो आपका रिलेशनशिप है स्टेट और सिटीजनशिप का वो बहुत एसेंशियल है पर बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी है. So a good state ensure that all citizens enjoy equal rights, dignity and opportunities. एक good state क्या करता है, ensure करता है कि जितने भी उनके citizens हैं वो equal rights को enjoy करें, dignity और opportunity को enjoy करें. At the same time जो responsible citizens हैं, ठीक है, वो उनको strengthen करते हैं state को through the participation and obedience to laws. However, issues like exclusion, abuse of power and changing global patterns shows the relationships must be constantly improved to ensure the justice, equality and democracy for all. So now we will move to the next question. Discuss the challenges to nation building efforts in the context of India. यानी कि अब हमें बताना है कि क्या क्या challenges हुए थे in the nation building efforts in the context of India. So nation building means bringing people together to create a strong, united and stable nation. Nation building का मतलब क्या है कि लोगों को एक साथ लाना ताकि वो एक स्ट्रॉन्ग, यूनाइटेड और स्टेबल नेशन को क्रिएट करें. आफ्टर इंडिपेंडेंस इन 1947, इंडिया फेस्ड मेनी चैलेंजेस बिकॉज इट इज़ अ कंट्री ऑफ ग्रेट डाइवर्सिटी. ठीक है, यानी कि इंडिपेंडेंस के बाद जब 1947 में इंडिपेंडेंस मिला इंडिया को, तो इंडिया ने बहुत सारे चैलेंजेस को फेस किया क्योंकि इंडिया क्या है, एक कंट्री है जिनकी बहुत ग्रेट डाइवर्सिटी है, जैसे कि डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, different religions हैं, different cultures हैं और different regions हैं. Although India has made huge progress, but some challenges to nation building still remains. First is linguistic diversity. इंडिया हैज़ 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस एंड हंड्रेड्स ऑफ रीजनल लैंग्वेजेस. इंडिया के कहाँ हैं, 22 जो हैं वो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं और हंड्रेड्स ऑफ रीजनल लैंग्वेजेस हैं. आफ्टर इंडिपेंडेंस डिसाइडिंग ऑन अ नेशनल लैंग्वेज वॉज डिफिकल्ट. यानी कि इंडिपेंडेंस के बाद एक नेशनल लैंग्वेज को डिसाइड करना बहुत ही डिफिकल्ट हो गया था. हिंदी वॉज चोजन बट मेनी स्टेट्स वॉन्टेड टू प्रोटेक्ट देयर ओन लैंग्वेजेस. हिंदी को चूज़ किया गया था पर बहुत सारे जो स्टेट्स थे वो अपनी लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करना चाहते थे. इसकी वजह से क्या हुआ, कॉन्फ्लिक्ट हो गए, जैसे कि एंटी हिंदी प्रोटेस्ट हुआ तमिलनाडु में. सो द सोल्यूशन ये आया कि जब इंडिया रीऑर्गेनाइज किया अपने स्टेट्स को ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस, बट मैनेजिंग लैंग्वेज डिफरेंसेस रिमेन्स अ कंटिन्यूस चैलेंज. नाउ वी विल लुक एट द रिलीजियस डाइवर्सिटी. इंडिया क्या है, होम है टू मैनी रिलीजन्स, जैसे कि हिंदुइज्म हो गया, इस्लाम हो गया, क्रिश्चियनिटी, सिखिज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म और भी सारे रिलीजन्स. सो समटाइम्स मिसअंडरस्टैंडिंग एंड पॉलिटिकल मिसयूज ऑफ रिलीजन कॉज कम्युनल टेंशंस एंड राइट्स. यानी कि रिलीजन की वजह से कभी कभी क्या होता है, कम्युनल टेंशंस और राइट्स भी होते हैं. सो दीज इंसिडेंट्स डिस्टर्ब द सोशल हार्मनी एंड स्लो डाउन द नेशन बिल्डिंग प्रोसेस. ensuring equal respect and protection for all religion is a key challenge. यानी कि सारे रिलीजन्स को इक्वल रिस्पेक्ट और इक्वल प्रोटेक्शन देना क्या है, एक की चैलेंज है. रीजनलिज्म एंड डिमांड फॉर ऑटोनॉमी. डिफरेंट रीजन्स ऑफ इंडिया हैव डिफरेंट हिस्ट्रीज. यानी कि जितने भी अलग अलग रीजन्स हैं इंडिया के, उनके अलग अलग हिस्ट्रीज हैं, अलग अलग कल्चर्स हैं, अलग अलग इकोनॉमिक लेवल्स हैं. इसकी वजह से क्या है, जो सम रीजन्स हैं दे फील नेग्लेक्टेड एंड डिमांड मोर ऑटोनॉमी और सेपरेट स्टेट्स. एग्जाम्पल के लिए जो मूवमेंट हुआ था फॉर तेलंगाना, गोरखालैंड और बोडोलैंड रिफ्लेक्ट दीज रीजनल एस्पिरेशंस. सो बैलेंसिंग रीजनल इंटरेस्ट while keeping the nation united is a difficult task. यानी कि रीजनल इंटरेस्ट को बैलेंस करना और नेशन को यूनाइटेड रखना एक डिफिकल्ट टास्क है. कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटीज.
So the caste system has created a long standing social and economic inequalities. कास्ट सिस्टम की वजह से क्या हुआ है, सोशल और इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज हुई है. ग्रुप फ्रॉम लोअर कास्ट हैव फेस डिस्क्रिमिनेशन इन एजुकेशन, employment and social life. Although the Constitution provides reservation and legal protection, caste-based politics and conflicts remain challenge for building an equal society. यानी कि although जो Constitution है हमारा वो reservations को provide करता है, legal protection देता है, caste-based politics and conflicts remain challenge for the building an equal society. Economic inequality. India's economic development is uneven. इंडिया का जो economic development है वो बहुत uneven है. Some states and cities are well developed while others lack basic facilities. कुछ कुछ जो आपके states और cities है वो क्या है, well developed है, और जो कुछ है वो क्या करते हैं, basic facilities को भी lack करते हैं. So the rich poor gap is widening. Rich और poor का जो gap, बीच का जो gap है वो बहुत widen हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, which creates frustration and limits the national unity. So providing equal opportunities and reducing poverty is essential for strong nation building. ठीक है. Border issues and security concerns. India shares borders with Pakistan, China, Bangladesh, Nepal, and Myanmar. So, issues like Kashmir conflict, border tensions with China, and cross-border terrorism affect national stability. यानी कि जैसे कि कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट होता है, जितने भी ये सारे क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, इसकी वजह से क्या होता है, नेशनल स्टेबिलिटी अफेक्ट होती है. Strong defense and peaceful diplomacy are needed to maintain the unity and security. Corruption in governance challenges. Corruption क्या करता है, आपके public trust को weak करता है in the government and slows down the development. Poor governance, delays in justice, and weak implementation of laws also creates obstacles to nation building. Now we will look at the conclusion. So nation building in India is a continuous journey. यानी कि nation building क्या है, एक continuous journey है. Despite many challenges, India has remained united because of its strong democratic system, constitutional values, and commitment to diversity. यानी कि इतने सारे चैलेंजेस होने के बाद भी क्या है, इंडिया यूनाइटेड रहा है, क्योंकि उनका क्या है, स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक सिस्टम है, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज है, और कमिटमेंट है टू द डाइवर्सिटी. सो बाय प्रमोटिंग इक्वालिटी, डेवलपमेंट एंड हार्मनी, इंडिया कैन कंटिन्यू टू स्ट्रेंथन इट्स नेशन बिल्डिंग एफर्ट्स. तो यहाँ पे आपके जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो कंप्लीट हो गए. ठीक है, आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक यू.